नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज आपके साथ क्लास 10th की एसएसटी की ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है, इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में हमारा रिसोर्स क्या है। इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से आप देखो और पढ़ोगे, इसमें समझ में आएगा जो उसके स्टार्टिंग वाले ही लाइन कह रही है कि हर वो चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जो आपकी नीड्स को, जो आपकी आवश्यकताओं को, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स के तरह से बिहेव करते हैं या रिसोर्स कहते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपकी ज़रूरत को प्रोवाइड तो करे, लेकिन क्या हो, उसे टेक्नोलॉजिकली रूप से वो एक्सेसिबल हो आपके लिए, इकोनॉमिकली वो फिजिबल हो। मतलब इतना कम से कम ज़रूर हो कि क्या कि उसे आप इकोनॉमिक रूप से आप पैसे दे करके आप उसे खरीद सको, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इसका मतलब ये है कि अब ऐसी चीज़ें ना हो कि पता चले कि जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, सोशली कल्चरली वो एक्सेप्टेबल हो ना हो, और आप उसे क्या कहोगे, हमारे लिए तो रिसोर्स का हम तो यूज करेंगे, तो नहीं, तो वो रिसोर्स की तरह बिहेव नहीं की जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो देखिए, जब कोई आपसे पूछे कि भाई आप रिसोर्स किसे कहोगे, तो उसमें 3 से 4 पॉइंट आप याद रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। दूसरा, कि जैसे क्या हो, तकनीकी रूप से आप उसे क्या कर सके, आपके लिए वो सक्षम हो, एक्सेसिबल हो, आपकी पहुंच में हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो, इकोनॉमिक रूप से फिजिबल हो, मतलब वो आप उसे पैसे ले करके दे करके वो सबकी पहुंच में हो, वो आराम से उसे परचेज कर सके, खरीद सके, उसके लिए आपको कहते हैं कि आसानी से उपलब्ध हो जाए। और चौथा आपका कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। 4 पॉइंट बना लीजिए। रिसोर्स आप लिखिए, रिसोर्स, उसके बाद से लिखिए 4 पॉइंट बना करके रिसोर्स क्या होता है, तो 4 पॉइंट याद रखिए। आप इसे डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश में बनाकर लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर समझा दे रहे हैं। पहला पॉइंट आप लिखिए, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हो, 1 विच सेटिस्फाइड योर नीड्स। सेकेंड पॉइंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। और चौथा पॉइंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो बोल रहा है हमारा, उसको पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है कि हमारा ह्यूमन बींग्स क्या है, इसमें सेंट्रल रोल अदा करता है। ह्यूमन बींग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एट द सेंट्रल रोल इन द टोटल आपका प्रोसेस ऑफ बीइंग, यूँ कहें आपका क्या कि रिसोर्स में। तो ये कह रहा है आपका कि पूरी भी प्रोसेस, चाहे कोई भी हो, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो, जैसे हम नेचर कह रहे हैं, जब उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग ही करता है। संस्थाएं हैं, इसका भी यूज करके, तो मतलब क्या कह रहा है कि रिसोर्स की तरह कौन, इनमें आपस में अंतर संबंध है, इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन बींग्स नेचर पर डिपेंडेंट है। नेचर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक ह्यूमन बींग उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे अपने योग्य न बना ले। और टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो वो कहाँ करेगा, तो वो संस्था बनाएगा, इंस्टीट्यूशन बनाएगी, तो उन संस्थाओं का यूज करके वो आगे अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है। तो तीनों पॉइंट्स मिलकर के आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इसीलिए उसे ट्रायंगल के फॉर्मेट में दिखाया। और इन सबके बीच में जो इसका कर्ता धरता है, वो मानव ही क्या है, उसके केंद्र बिंदु में है। ह्यूमन सेंट्रल बीइंग में आपका सेंट्रल रोल अदा करता है। सारी चीज़ें, कोई किसी के रिसोर्स हम क्या करते हैं, हम अपने लिए जब देखते हैं कि हमारे लिए फिजिबल है, हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो वही हम कहते हैं क्या है कि ये हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। तो मेन बिंदु क्या है, हम किसके सुख दुख या कोई भी चीज़ बात करते हैं तो मेन हमारा कंसर्न होता है कि हम ह्यूमन को ध्यान में रख के करते हैं। इसीलिए ह्यूमन को उस सेंटर में बनाकर फिगर आपको समझाया है इन तीनों के बीच में। एक तरफ क्या हो, फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसे नेचर कह रहे हो, टेक्नोलॉजी, और थर्ड आपका इंस्टीट्यूशन। इन तीनों को आपका क्या करिए, ज्वाइन करता है ह्यूमन बींग्स। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब देखते हैं जरा, देखिए वही कह रहा आपका जो मैंने बता दिया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप। जो भी आपकी एनवायरनमेंट में थिंग्स जो अवेलेबल हैं, उसको आप कैसे जो ट्रांसफॉर्म करते हो, तो उसकी जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
एनवायरनमेंट जो हमारी चीज़ें उपलब्ध हैं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, तो इसके बीच नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच एक रिलेशनशिप होता है, अंतर संबंधी इसको कहते हैं, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, किसके थ्रू होकर के, टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करके, और इस प्रकार से अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी हर प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो प्रकृति द्वारा दी गई हैं, क्या हम उसे मान ले कि क्या वो हमारे लिए वरदान है, गिफ्ट है? डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मेनी? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कौन से इसका पैसा लग रहा है, ये तो मान ली कि प्रकृति द्वारा हमें फ्री में उपहार दिया गया है, तो हम इसका जी भर का उपयोग करें। नहीं, आपको क्या करना होगा, आप आगे पढ़ोगे इसमें तो रिसोर्स मैनेजमेंट आएगा कि आपको जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं आप इनको ऐसे यूटिलाइजेशन करना है ताकि वो आप अपनी पीढ़ी के लिए भी करो, साथ साथ इस प्रकार से आप उसका यूटिलाइजेशन करो ताकि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी, फर्दर जनरेशन के लिए क्या हो, उसका सेफ रह सके, और आप उसका उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसा उपयोग करें। इसको आगे इसी को नाम दिया जाता है, इस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। तो हम वही कहेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है, हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। लेकिन तत्काल के लिए समझिए क्या, किस प्रकार से हमारा रिलेशन है। तो ये कहना चाहता है कि हमें प्रकृति द्वारा जो भी उपलब्ध कराया गया, हम उसे प्रकृति का फ्री गिफ्ट नहीं मानना चाहिए। अगर गिफ्ट है वो बेशकीमती है, वेरी क्या है, एक्सपेंसिव गिफ्ट है, उसे हमें सजो करके, उसे संभाल करके रखना चाहिए, और उसका हमें जितनी हमारी ज़रूरत है उसी प्रकार से यूज करना चाहिए, और इसे हम आगे ऐसा यूज करें ताकि हम इसे फिर से फर्दर यूज के लिए अपनी पीढ़ी के साथ साथ चले ही चले, हमारी आवश्यकताओं को भी पूरी करें। वैसा ना हो कि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी ही ना करें और अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए रखते रहें। नहीं, हम अपनी भी यूज करें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें। इसको ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए रिसोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही एक प्रकार से फंक्शन है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, या यूँ कहें कि रिसोर्सेज क्या हैं, कहा जाता है कि मानव जो गतिविधियां हैं उसकी ही प्रक्रिया है, रिसोर्सेज कुछ नहीं है। मैंने अभी कहा कि व्यक्ति क्या है कि अपनी क्रियाओं के द्वारा ही किसी चीज़ को रिसोर्स बना देता है। अगर उसमें इंटरेक्शन ना करे, प्रोसेस ना करे, ट्रांसफॉर्मेशन ना करे, तो वो कोई भी हमारा रिसोर्स नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक हमारे पास तकनीकी क्षमता उपलब्ध नहीं थी, हमारे पास संस्थाएं नहीं थी, तो हम सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश को भी, जो सोलर आपकी एनर्जी है, हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो केवल अपने क्या करते थे, हमें पृथ्वी जो गर्म हो रही है, पृथ्वी द्वारा पृथ्वी को जो धूप मिल जा रहा, हम लोग को जो धूप मिल रहा, बस यही हम उसकी खासियत को समझ पा रहे थे। लेकिन जब हमने इस चीज़ को जाना कि हम सोलर सन द्वारा जो रेडिएशन आती है, एनर्जी आती है, हम उसके उपयोग करके, हम उसको सेव करके, हम उसको बचा करके, हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको स्टोरेज करके हम उससे बिजली भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो जब हमारे पास तकनीकी ज्ञान हो गया था, हम उस क्या कर दिए, हम आगे बना लिए उस चीज़ को, तो हमारे रिसोर्स का काम कर दिया। मान लीजिए कि कोयला है, जब मुझे पता हो कि कोयले से क्या करते हम जला करके हम आगे इसका यूज करके हम अपने फ्यूल बना सकते हैं, उससे और भी चीज़ें बना सकते हैं, तो हमने रिसोर्स का काम किया। जब तक मुझे पता नहीं, जब तक हमें तकनीकी ज्ञान नहीं, तब तक हम किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं बना सकते हैं। इसीलिए तकनीकी क्षेत्र में संस्थाएँ, उसको काम कौन करेगा, कौन देख रेख करेगा, ये चीज़, और क्या है, हम ट्रांसफॉर्म करें। इस वजह से तीनों का इंस्ट्रक्शन दे रखा था। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, खुद ही वो क्या है, रिसोर्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। मैंने आप पहले कह चुका है कि ह्यूमन बींग्स ही सेंटर में है, ह्यूमन बींग्स ही क्या करता है, सब चीज़ों को जो भी काम करना है वो वही करेगा। अब हमारा क्या होगा, हम आगे देखेंगे कि ये जो क्या करते हैं, सारे सारे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसको क्या करते हैं, रिसोर्स में, और उसका यूज करते हैं। तो जो ये रिसोर्सेज यूज किया जा रहा है, इसको हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे इसी चीज़ को क्या, कि कितने प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो दे रखा है कि एक दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के आधार पर कह सकते हैं, जैसे बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक जब कहे तो वर्ड समझ लीजिए क्या, कि जिसमें जान हो, जिसमें जीव हो, अर्थात लिविंग थिंग्स की बात करेगा। अबायोटिक में जैसे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए रॉक हो गया, मेटल्स हो गए, ये सारे अबायोटिक में आ गए। एयर हो गया, धूल कण हो गया, ये सारे क्या हैं। खैर ये सब प्रकार के तो धूल और कण ये हमारे तो रिसोर्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, बट ओवरऑल जैसे मान लीजिए कि जो हम इसमें जान ना हो, बायोटिक में मान सकते हैं जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ हो गया, आपका ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब बायोटिक में कंपोनेंट कंसिडर किया जाएंगे।
और दूसरा जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो समाप्यता के आधार पर, जो समाप्त हो जाए, जो खत्म हो जाए, ऐसी चीज़ें जो क्या हो, समाप्त हो जाए, तो कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, क्या इसे हम फिर से बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। आगे चर्चा करेंगे ओनरशिप के आधार पे, तो इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। इंडिविजुअल पर्सनल की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कुछ सोसाइटी की बात कर रहा है, नेशनल राष्ट्र के संबंध, नेशन की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल आपका जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करता है। हम आगे एक एक करके सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम डिवीजन इसका करते हैं। और डेवलपमेंट के आधार पर भी कह सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्या हमारे पास क्षमता है, पता है लेकिन हमने आज तक किया नहीं, तो पोटेंशियल हो जाता है। डेवलप्ड स्टॉक, हमने पास क्षमता भी थी, तकनीकी भी थी, हमने इसे डेवलप कर चुके हैं और हमारे पास स्टॉक है, तो डेवलप्ड हो गया स्टॉक। और रिजर्व भी होता है। ये सब आगे चर्चा करेंगे एक एक करके। और ये थोड़ा ग्राफ को समझ लेते हैं, वहीं दे रखा है कि रिसोर्सेज में क्या है, कि रिसोर्सेज में है नेचुरल है और ह्यूमन में है। नेचुरल में आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आ रहा है। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जाम्पल दे रखा विंड का, वाटर का। बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। नॉन रिन्यूएबल में आपका रिसाइक्लेबल, जैसे मेटल्स दे रखा है। नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स दे रखा है। ह्यूमन में दे रखा है स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन दे रखा है, और इसमें दे रखा है क्वांटिटी और क्वालिटी का, कि किस प्रकार की इसकी मात्रा और क्वालिटी इसकी अच्छी है नहीं है। अब हम अगले लेक्चर में आपको एक बाय एक करके हर एक पॉइंट्स को जैसे किस प्रकार डिस्कस किया जाता है हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा छोटा ही रहेंगे, पार्ट्स में करके देखेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ठीक है। और कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।